आज हम लोग क्षेत्रफल और परिमिति के सारे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, चाहे वो चतुर्भुज का हो, त्रिभुज का हो या फिर वृत्त का हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हम लोग पहले चतुर्भुज से रिलेटेड सारे फॉर्मूले को सीखेंगे और चीज़ें जब समझ लेंगे तो उसको याद करना बहुत ही ईजी रहेगा, ज़्यादा देर तक हम लोगों को याद रहेगा। तो जितना भी चतुर्भुज है उसका सारा फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं आयत से। ये हम लोग का आयत हो गया। अब कैसे समझेंगे कि आयत का ये फिगर है? तो आयत जो होता है उसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो ये आमने सामने का भुजा हो गया, इसके सामने ये है, ठीक है, ये आमने सामने का भुजा हो गया, ये बराबर है। मतलब ये जितना बड़ा है इसका भी लेंथ उतना ही बड़ा है। तो ये लंबाई है, तो लंबाई लिख लेते हैं, एल से डिनोट करते हैं, या फिर लंबाई लिख लीजिए। और इसको हम लोग बी लिखते हैं, या फिर चौड़ाई। तो ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। ये आमने सामने का ये भी भुजा हो गया। तो आमने सामने का भुजा बराबर होता है आयत का, ये याद रखिएगा। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 और ये भी 90। तो चार गो एंगल बनेगा इसका, ठीक है, और चारों 90 डिग्री करके होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। चाहे वो चतुर्भुज किसी भी शेप का हो, ये पॉइंट याद रखिएगा, चतुर्भुज किसी भी शेप का हो उसका चारों कोनों का जब योग करेंगे तो वो 360 डिग्री ही आएगा। अब देखिए, एक आयत है तो आयत में दो गो विकर्ण बनता है। विकर्ण समझिए, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण मतलब ये कोना कोनी एक दागी होता है, ठीक है, डायरेक्टली ये याद रखिएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक दागी होता है और इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो ये विकर्ण समझ में आ गया, ये लंबाई है ये समझ में आ गया, ये चौड़ाई है ये समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग क्षेत्रफल। आखिर क्षेत्रफल बोलते किसे हैं? तो ये एक आयत हो गया। अब देखिए, ये इतना जगह कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा ये है तो ये इतना बड़ा जगह को कवर कर रहा है, तो ये कितना जगह को घेर रहा है उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं या फिर एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है L/B, ठीक। ये आमने सामने का जो जो भुजा है, आसन्न भुजा इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों भुजाओं का गुणनफल हो जाता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब उसका परिमाप बात करते हैं। परिमाप बोले या फिर परिमिति बोले, बात एक ही है। यहाँ पे परिमिति लिखे हैं, मतलब परिमिति और परिमाप दोनों एक ही चीज का नाम है। तो देखिए, परिमाप या परिमिति बोलते किसे हैं? तो ये जो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, फिर ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ये चारों भुजाओं का योग, एक एक को क्या बोलते हैं? ये भुजा बोलते हैं। ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है। तो आयत का चार भुजा हो गया। तो ये चारों भुजाओं को जब योग करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप बराबर हम लोग बोल सकते हैं, ये चारों भुजा को जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं, ये एल है ये बी है, तो एल प्लस बी, फिर एल है फिर बी है। तो ये चारों भुजा को हम लोग ऐड कर लिए। अब देखिए, इसको ऐड करते हैं तो देखिए, दो गो एल है तो 2L लिख सकते हैं, फिर दो गो बी है तो प्लस 2B लिख सकते हैं। अब दोनों में 2 है तो 2 हम लोग कॉमन ले लिए और ये L प्लस बी बच गया। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि कहाँ से बन के आ रहा है? तो परिमाप का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग ये वाला लिखेंगे अब, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब आगे विकर्ण समझते हैं। अब इसका विकर्ण देखते हैं। तो विकर्ण मतलब ये वाला भुजा हो जाता है, ठीक है। ये वाला भुजा नहीं है, ये इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो विकर्ण देखिए, इसको अगर हम लोग अलग करके अगर बनाएं तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ठीक। इसको हम लोग अलग करके बनाएं तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा या फिर ऐसा फिगर बनेगा, ठीक। हम लोग इसको लिए तो ऐसा फिगर बना और इसको लिए तो ऐसा फिगर बना। दोनों में ये वाला हम लोग का पार्ट जो है ये विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज का ये जो पाइथागोरस का फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका वैल्यू देखिए, एल था और ये बी था, लंबाई था चौड़ाई था, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखिए, निकालते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और फिर इसका भी हम लोग स्क्वायर करते हैं। लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे और इसको रूट चढ़ा देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को निकल जाता है और वही इसका विकर्ण होता है, ठीक है। जो इसका विकर्ण आएगा, मतलब ये दोनों जो विकर्ण है, विकर्ण का लंबाई आयत में सेम होता है, मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण का लंबाई इक्वल होता है। तो आयत समझ में आ गया। अब वर्ग समझते हैं। वर्ग का फिगर देखिए ऐसा होता है। वर्ग मतलब ये जो चारों जो भुजा है, वर्ग का भी चार गो भुजा होता है, हर चतुर्भुज का चार गो भुजा होता है और हर चतुर्भुज का सभी कोनों का योग 360 डिग्री होता है।
ये चीज़ें समझ में आई। अब देखते हैं इसका चार जो भुजा होता है, ये चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, और इसका चारों भुजा बराबर होता है। मतलब इस भुजा को अगर ए माने तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ये चारों भुजाओं का योग जो होता है, ठीक है, वो चारों भुजाओं का योग नहीं, ये चारों भुजाएं इक्वल होता है। ये हो गया वर्ग। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल का बात करते हैं। तो क्षेत्रफल मतलब हम बताएं ये कितना जगह कवर कर रहा है, तो ये इतना जगह को कवर कर रहा है, तो यही इसका क्षेत्रफल होगा। तो अब क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? दो आसन्न भुजाओं का गुणनफल क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये एक भुजा है और ये एक भुजा है। अब समझेंगे कैसे कि कौन सा आसन्न भुजा है। आसन्न भुजा मतलब दो गो जो भुजा है वो मिल करके एक एंगल बनाता है, वो हो जाता है आसन्न भुजा, ठीक है। दोनों भुजा सटा हुआ है और एक कोण बना है, उसको हम लोग आसन्न भुजा बोलते हैं। और देखिए इसमें भी सब कोण जो बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 और ये भी 90। अगर पूछा जाए वर्ग का प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और वर्ग में चार गो भुजा होता है और चारों भुजाएं इक्वल होता है। और आयत में था क्या, आमने सामने का भुजा इक्वल होता है, और प्रत्येक को 90 डिग्री उसमें भी था, और चारों कोणों का योग 360 था। अब क्षेत्रफल देखिए तो ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा, आसन्न भुजाओं का गुणनफल। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए मतलब क्या, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका परिमाप देखते हैं, या फिर परिमिति जिसको बोलते हैं उसी को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप मतलब हम बताएं कि चारों भुजाओं का जस्ट योग हो जाता है। तो चार भुजा क्या है, ये ए है, ये ए है, चारों ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार गो ए हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे ना लिख के 4 इंटू ए भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से। अब इसका विकर्ण देखते हैं, तो वर्ग में भी दो गो विकर्ण बनेगा, एक और एक, ये दो गो, और ये भी सीधा होगा, ठीक है, दो गो विकर्ण बनेगा। अब विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको भी हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे, ऐसे फिगर बनेगा, ठीक। और इसका हम लोग विकर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये था ए था और ये भी ए था। तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर फिर प्लस इसका स्क्वायर और इसको रूट चढ़ा देते हैं। तो ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें √2 रह जाएगा और दो गो ए स्क्वायर मतलब क्या, एक ए निकल जाएगा, दो गो में से एक निकल जाता है रूट से, तो दो गो है, ए इंटू ए है, ये इसको तोड़ेंगे तो ए इंटू ए, और ए एक निकल जाएगा, तो विकर्ण का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज समझते हैं। समांतर चतुर्भुज, तो चतुर्भुज से समझ में आ रहा है इसका भी चार गो भुजा होगा, और समांतर मतलब होता है पैरेलल भुजा होगा, ठीक है। मतलब जो दो गो भुजा रहेगा, ये आमने सामने का भुजा पैरेलल रहेगा, कुछ इस फॉर्म में रहेगा, ठीक। ये जो भुजा बना, ये आमने सामने का जो भुजा रहेगा इसका पैरेलल बनेगा, एक दूसरे के समानांतर बनेगा, ठीक है। और ये चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज। इस फिगर को एकदम माइंड में सेट कर लेना है, जितना फिगर समझाया जा रहा है सारे फिगर्स को माइंड में एकदम अच्छे से बैठा लेना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ये हो गया। अब इसका जो होता है फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, इसको आधार बोलते हैं, जो नीचे है उसको आधार या बेस बोलिए, ठीक। और ये ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऊंचाई मानिए, ऊंचाई हम लोग यहाँ पे भी मान सकते थे, यहाँ पे भी मान सकते थे, ठीक है, कहीं पे भी ऐसे दागे दे सकते हैं। तो ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई को h लिखते हैं और आधार को b लिखते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b इंटू एच, ठीक है। और इससे ज़्यादा फॉर्मूला जानना नहीं है हम लोगों को, फिर एक परिमिति का जान लेते हैं। इसका परिमिति का फॉर्मूला क्या होगा, तो परिमिति हम बताएं, ये चारों भुजाओं का योगफल ही परिमिति होता है। तो ये चार गो जो भुजा है इसका योगफल, तो देखिए ये b था, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग होगा। ये जो है इसका लंबाई और इसका चौड़ाई तो अलग है, तो ये दोनों का देखिए परिमिति, ये चारों का योगफल होता है, तो ये b हो गया, तो ये भी b, ये x है तो ये भी x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2b, 2 इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे कि चारों भुजाओं का योग ही इसका परिमिति होता है। ये कॉन्सेप्ट सब भी हम लोग माइंड में सेट रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अब सम चतुर्भुज देखते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज अलग होता है और सम चतुर्भुज अलग होता है। ये सम चतुर्भुज में ये देखिए ये चार को जो भुजा रहेगा कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा और ये चारों भुजा समान रहेगा,
ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। चारों भुजा समचतुर्भुज में समान होता है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का समान था, ठीक है। और इसमें देखिए विकर्ण होगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पे आ जाते हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो ये एक विकर्ण हो गया, विकर्ण को हम लोग डी मानते हैं, तो दो को विकर्ण है तो एक को D1 मान लेते हैं और एक को D2 मान लेते हैं। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल मतलब D1 इंटू D2, इसका क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका परिमाप पे आते हैं, तो परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो ये चारों भुजाओं का योग क्या होगा, एक्स है एक, फिर एक्स, फिर एक्स, ये 4 गो एक्स है तो 4 गो एक्स लिखिए, या फिर 4 इंटू एक्स, ये चारों भुजाओं का योगफल, यही हो जाएगा इसका परिमाप। और ये हो जाएगा क्षेत्रफल। और ये विकर्ण ऐसा हो जाएगा, विकर्ण मतलब D1 इंटू D2। अब हम लोग समलम चतुर्भुज देखते हैं, तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखना है, चीज़ें तो समझ में आ रही होगी पूरा। अब ये जो हो जाता है इसका ऊंचाई हो जाता है, तो ऊंचाई को h लिख रहे हैं। और इसका जो होता है समलम चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा तो पैरेलल होता है लेकिन साइज में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों भुजा पैरेलल होता है और ये दोनों भुजा पैरेलल देखिए नहीं होता है, ठीक। और ये दो भुजा जो पैरेलल होता है साइज में इक्वल नहीं होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और ये ऊंचाई होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ a मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक b और यहाँ से यहाँ तक a, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है a और इस साइज यहाँ से यहाँ तक का b हो गया। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू ये दोनों का योगफल होता है, ठीक है। पैरेलल भुजा जो है उसका योगफल करेंगे तो यही दो को पैरेलल है, साइज में अनइक्वल है तो क्या हुआ, लेकिन ये पैरेलल है। अब पैरेलल भुजाओं का योगफल होता है मतलब समांतर भुजाओं का योगफल, तो ये समांतर भुजा है, ये दोनों को जोड़ें और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका ऊंचाई से, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ से हम लोग दागे देंगे इसका भी, ये भी ऊंचाई होगा। यहाँ से कहीं पे भी दागे देंगे तो वो ऊंचाई होगा, मतलब यहाँ से नहीं दे देंगे, यहाँ से देंगे तो वो ऊंचाई नहीं होगा, यहाँ से देंगे तो वो भी ऊंचाई होगा। तो इतना समझ में आ गया। अब इसका क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, अब त्रिभुज को लेके हम लोग कुछ फार्मूला समझेंगे। चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ इतना ही फार्मूला था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यही सबको माइंड में रखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब त्रिभुज का देखते हैं, तो त्रिभुज ऐसा फिगर होता है जिसका 3 गो भुजा होता है, ठीक है। और त्रिभुज का 3 गो भुजा जो होता है वो तीनों भुजाओं का योगफल 360 डिग्री होता है। तीनों भुजाओं का योगफल जो होता है वो त्रिभुज का जो 3 गो भुजा होता है वो तीनों भुजा का योगफल 360 नहीं 180 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज ऐसे बनता है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र त्रिभुज कहलाएगा। और भुजा के आधार पर हम लोग सीखेंगे त्रिभुज कितना प्रकार का होता है और कोण के आधार पर सीखेंगे कि त्रिभुज कितना प्रकार का होता है। तो अभी जानिए त्रिभुज का 3 गो भुजा होता है और ये तीनों भुजाओं का योगफल जो होता है ये सब तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग का 180 डिग्री आएगा। तीनों भुजाओं का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और बाहर के तीनों भुजाओं का योग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर के तीनों भुजाओं का योगफल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। लेकिन बाहर के तीनों भुजाओं का योग अगर पूछा जाएगा, जैसे बाहर का ये भुजा हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये बाहर का जो 3 गो एंगल बन रहा है, बाहर के तीनों कोनों का योग वो 360 हो जाता है। यहाँ पे बाहर के तीनों भुजाओं का योगफल जो होगा वो जो हो जाएगा हम लोगों का 360 डिग्री होगा, ठीक है। ये दो वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको माइंड में रखना है। अब समझते हैं भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसको हम लोग एक बाय एक सीखेंगे। तो भुजा के आधार पर पहला जो त्रिभुज होता है, ठीक है, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि विषम मतलब देखिए, विषम का मतलब समझिए, विषम मतलब कोई भी भुजा समान नहीं होगा, बाहु मतलब भुजा होता है, जो 3 गो भुजा होगा वो तीनों भुजा अलग अलग होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, मतलब कोई भी भुजा समान नहीं होगा। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये तीनों भुजा अलग रहेगा, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब बी नंबर देखिए होता है समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका तीनों भुजा समान हो। सम मतलब समान, विषम मतलब
असमान मतलब तीनों भुजा अलग अलग होगा, उसको विषम बाहु बोलेंगे। और समबाहु मतलब तीनों भुजा समान होगा। मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 और ये भी 4 और ये एक भुजा हो गया, ये भी भुजा, ये भी भुजा, 3 को भुजा हो गया, त्रिभुज बन गया। अब इसका हर एक भुजा इक्वल होगा, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब और एक होता है जिसका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका दो गो भुजा समान हो, कोई भी दो गो भुजा, चाहे ये दो गो भुजा समान होगा लेकिन ये इक्वल नहीं, ये अलग रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, जैसे ये दो गो भुजा सेम हो गया लेकिन ये अलग होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यही होता है कि उसका दो गो भुजा जो होगा वो इक्वल होगा या समान होगा, ठीक है। अब भुजा के आधार पर तो 3 प्रकार का आपको समझ में आ गया। अब कोण के आधार पर हम लोग देखते हैं। अब कोण के आधार पर देखिए, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का त्रिभुज होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग समझते हैं। तो न्यून कोण मतलब होता है, न्यून मतलब छोटा, ठीक है, न्यून मतलब कम, ये माइंड में रखिएगा। तो न्यून मतलब कम होता है, तो इसका तीनों भुजा जो होगा, इसका तीनों भुजा हम लोग बनाएंगे पहले। तीनों भुजा जो होगा, कोई भी भुजा, ठीक है, 3 भुजा जो होगा इसका कोई भी 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। और तीनों भुजा का योग हम लोग का 180 डिग्री होता है, ये पता है। तो इसको मान लीजिए 60 है और इसको मान लीजिए 50 है, तो 60 और 50 110 हो गया। और इसको मान लीजिए 70 है तो 180 हो गया। तीनों भुजा का योग 180 हो गया, लेकिन कोई भी भुजा, ठीक है, कोई भी इसका कोण जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, उसे ही हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज समझते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब होता है, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। और समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कोई भी एक कोण 90 डिग्री का बने, ठीक, और बाकी दो जो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो इसको मान लेते हैं 30 है और इसको मान लेते हैं ये 30 है और ये 60 मान लेते हैं। तो तीनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और न्यून कोण में सब कोण, जितना भी कोण रहेगा सब 90 से छोटा होता है। अब अधिक कोण समझते हैं। अधिक कोण मतलब होता है कि इसका एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का फिगर बन गया, इसको मान लीजिए कि 120 डिग्री है, 120 हो गया, ये 30, 150 और इसको भी मान लीजिए 30 है तो 180 हो गया, 30 30 60 और 120 180 हो गया। तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री हो रहा है। और अधिक कोण का मतलब होता है कि एक भुजा जो होगा इसका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, उसी को हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यून कोण उसको बोलते हैं जिसका एक कोण, जिसका हर एक कोण, ठीक है, जिसका हर एक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। और समकोण में कोई भी एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण में इसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये सब हो गया कोण के आधार पर त्रिभुज, ठीक। अब इस त्रिभुज का कुछ फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो उससे पहले उसका फिगर और एक बार ड्रॉ करते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज मतलब अभी हम जस्ट बताएं कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी जो दो कोण होगा वो 90 से छोटा होगा। ये मान लीजिए 30 है, ये मान लीजिए 30 है, 30 30, ये मान लीजिए 60 है, 60 और 30 90 और 90 180 हो गया। तीनों कोणों का योग 180 होता है। और कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये हो गया बी और ये हो गया एच, ठीक है। बेस इंटू हाइट, ठीक है, मतलब आधार गुना ऊंचाई। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। कंफ्यूज मत करिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक, ये हो गया। अब इसका देखिए विकर्ण का भी फॉर्मूला पूछा जाएगा तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। विकर्ण मतलब क्या, ये हो गया इसका विकर्ण। अब इसका जो निकालेंगे फॉर्मूला तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर और दोनों को योग करेंगे और ऐसे करके रूट चढ़ा देना है। तो इसका क्षेत्रफल का, इसका विकर्ण का फॉर्मूला ये निकल जाएगा। इसका स्क्वायर करना है हमको, आधार का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखते हैं आधार का स्क्वायर फिर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और इसको अंडर रूट चढ़ा देना है, तो ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला निकल जाएगा। और समकोण त्रिभुज में यही दो फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। अब समबाहु त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका तीनों भुजा जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे ये ए है, ये तो ये भी ए और ये भी ए होगा। इसका वैल्यू अगर 3 मानते हैं तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा।
तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ऊंचाई का फॉर्मूला, तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। अब ऊंचाई का फॉर्मूला इसका हो जाता है √3/2 इंटू ए। अब परिमाप देखते हैं। परिमाप मतलब होता है कि ये तीनों भुजाओं का योगफल। तो एक को ए माने थे तो ये भी है, तो तीनों ए है तो a + a हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको 3 इंटू ए लिखेंगे क्योंकि तीनों इक्वल है। ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, तीनों भुजा अलग अलग होता है, वो विषमबाहु त्रिभुज। जैसे ये 3 माने तो ये 4 और ये 5 तीनों अलग है। इसको या फिर ए मानिए, इसको बी, इसको सी, तो तीनों भुजा अलग हो गया। अब इसका देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे होता है। तो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √S S-B और S-C, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो S का क्या मतलब है, तो देखिए S = हो जाता है ये तीनों भुजाओं का योग। तो इसको A अगर माने हैं तो ये B है, और इसको हम लोग C माने हैं तो A + B + C/2। और इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग को, वो S का वैल्यू आ जाएगा। अब S का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये A हो गया पहला भुजा, फिर B मतलब ये भुजा, और C मतलब ये भुजा। इसको बस पुट कर देना फॉर्मूला पे, तो इसका आंसर हम लोग को निकल के आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन हम लोग का हमेशा फॉर्मूला पे बेस ही पूछता है। अगर फॉर्मूला हम लोग को समझ में ठीक से आ गया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे रिलेटेड। अब समबाहु त्रिभुज देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, द्वि मतलब दो, तो मतलब समद्वि मतलब दो को भुजा जो इसका होगा वो समान होगा। दो को भुजा ए और ए मान लेते हैं, दो इक्वल है, और ए को बी मान लेते हैं, तो ये 3 को भुजा हो गया, और ये इसका ऊंचाई हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो b/4, मतलब ये जो b है ये b/4 √4a², दोनों में से कोई भी एक, a² माइनस इसका b का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है क्षेत्रफल का। ऊंचाई का भी फॉर्मूला है 1/2 √4a² माइनस b²। और परिमाप मतलब हम बताए थे कि तीनों भुजाओं का योगफल। तो 3 भुजा देखिए a है, फिर a है, तो a + b, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे तो a और a 2a हो जाएगा + b, ये इसका परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और आगे जो हम वृत्त का और एक वीडियो बनाएंगे उसमें वृत्त का हम सारा चीज डिस्कस करेंगे, वृत्त का सारा फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, वृत्त क्या होता है उसका हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो जिसको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।